बड़े बड़े क्या करना है भाई। ये कह रहे हैं हमारे साथी मनीष शर्मा जी कि आप हाँ। लोग बड़ा लिबरल अप्रोच लगाते हैं आरएसएस के प्रति। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सीधे सीधे हम्म। आरएसएस को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं कर्नाटक में। ये सब क्या सवाल पूछ रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी भी संविधान पे विश्वास रखती है, संविधान के अनुरूप चलती है, और वो चाहती है कि जो दूसरा है वो भी संविधान के अनुरूप ही चले। हम कोई इस तरह से गैर संवैधानिक कदम क्यों उठाएं? पहले उनसे उनकी बात तो सुननी चाहिए ना, कि आपका जो भारत के संविधान या नियम कानून के अनुरूप आपकी जो संस्था है, वो उसकी पूरी जानकारी आप दें। अगर वो सारा नियम कानून से होगा तो एक स्टेप तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले तो अभी तो बेसिक जो एक तरह से आप कहिए कि फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी संस्था को चलाए रन करने के लिए, उसका मुद्दा अभी है कि आप उसको चलाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, जो हमारे नियम कानून है उसके अनुरूप। अभी तो अब आरएसएस के लोगों को बताना इस बात को, लिखित में उन्होंने मांगा है, लिखित में देना पड़ेगा। तब उसके बाद क्या वो लिख के देते हैं, क्या कहते हैं। हालांकि जो वर्बल बयान हमने सुना है, वो तो बता रहे हैं कि सनातन धर्म का भी क्या रजिस्ट्रेशन है क्या। तो ये गजब तो के बड़ा लोग हैं मतलब भाई। जी न्यूज का मैंने वो बयान सुना नहीं है। जी टीवी ने उसको मतलब ट्वीट किया है कि मोहन भागवत हाँ, पूछ रहे हैं हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। मतलब ये आरएसएस को हिंदू धर्म से कैसे जोड़ ले रहे हैं भाई। नहीं, अरे हमारा सनातन धर्म है, किस धर्म का रजिस्ट्रेशन है भाई? कैसा कुतर्क देते हैं, मतलब गजब का। जरा सा शर्म भी नहीं आ रही है कि सनातन धर्मियों को किस तरह से आस्था पे आप प्रहार कर रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। लेकिन ये कौन सा तर्क है कि सनातन धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं? लो, गजब के तर्क देने वाले हम लोग हैं। बहरहाल अभी तो जो पत्र उनको भेजा गया है, जो संविधान कानून व्यवस्थाओं और नियमावलियों के अनुरूप उन्हें अपना उसका जवाब देना है, और वो नियम कानून की बातें पूछी है उन्होंने। ये नियम है, इसमें इसमें आप बताएं अपने बारे में, आप इस दायरे में कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अभी पहला स्टेप उठाया गया है। हेलो। हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सोशल थिंकर है जी। बनारस से। इनके कुछ जी। सवाल है आपके तेलंगाना की सरकार को लेकर। मैं चाहता हूँ मनीष जी आप सीधे पूछ लीजिए। गलत जगह शोर हो रहा है, आवाज बहुत ज्यादा जा रही है ना। हाँ बताइए, पूछिए। नहीं, मैं बस इसमें इतना कहना चाह रहा था कि बेसिकली देखिए, अभी अभी उस पूरे मसले पर केवल अगर अगर केवल नियमन की भी बात हो रही है, आर्थिक नियमन की भी, तो वो भी अभी देखिए कि कोई कोई पार्टी का डिसीजन नहीं है। ये एक खास इलाके के सरकार का डिसीजन है। वही डिसीजन तेलंगाना में नहीं हो रहा, वही डिसीजन केरला में नहीं हो रहा। या इस पूरे सवाल पे खड़गे साहब नहीं बोल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं, या राहुल गांधी इस पे नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई एक टैक्टिकली ज्यादा दिख रहा है, कोई मुकम्मल प्लानिंग कम दिख रही है इस पूरे मसले पर। वो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसके साथ एक अगर मान लीजिए, इसमें एक पार्टी का भी तो रुख होना चाहिए ना, राष्ट्रीय लेवल पे। जैसे हम आरएसएस के खिलाफ, ये बात सच है कि राहुल गांधी बोलते हैं, वही बोलना शुरू किया इस दौर में। आज सावरकर पे भी बोलते हैं, ये बात सच है कि अभी अडानी पर भी वही बोलते हैं। लेकिन कोई प्रोग्राम उसका नहीं निकलता है, प्रोग्राम नहीं निकलता। जैसे अडानी अन्य राज्यों में, कांग्रेस के ही अन्य राज्यों में जाकर के वो अपना हित साध लेते हैं। कोई प्रोग्राम उसको लेकर के कैसे रोका जाए इसको। आरएसएस कोई संविधान को थोड़े मानता, वो तो आजादी के समय से कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो अगर कोई इस समय मुस्लिम समाज के लोग बोल देना कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हंगामा हो जाएगा देश में। लेकिन आरएसएस लंबे समय से इस बात को कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब संविधान बन रहा था तो कह रहा था कि मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान का उसने विरोध किया। तिरंगे झंडे को बोला कि 3 रंग जो है अशुभ है, वो बोला शुरू में। आज तक वो मनुस्मृति को लेकर के वो वास्तव में वो अभी तक वो है। तो मेरा आज भी वो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र भारत को, बार बार बोलता है इस तरह का। तो सवाल उसकी वैचारिक दिशा पे है कि क्या वो संविधान वास्तव में आज भी मान रहा है। आज भी नहीं मानता है।
और अगर मान लीजिए केवल आर्थिक नियमन का भी मसला, अगर केवल आर्थिक नियमन का भी मसला है, तो अगर कोई नजीर पेश करनी है तो कांग्रेस अपने सभी राज्यों में शुरुआती दौर में क्यों नहीं लागू कर रही है? अभी मैं देख रहा हूं, अभी बताएंगे आप सर, कि बगल में आपके जो है रेवंता रेड्डी हैं, उन्होंने एक हाइड्रा योजना ले आई है और वो कह रहे हैं कि हम हिटलर से प्रेरणा लेकर के हाइड्रा योजना ला रहे हैं। हाइड्रा उनका एक मेन समूह था, वहां हिटलर का मुख्य टीम थी, तमाम जो हत्याएं हो रही थी उसकी मुख्य टीम थी, और उसका नाम हाइड्रा था। वो खुद कह रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब, और वो कह रहे हैं हिटलर से प्रेरणा लेकर के हमने इसका नाम, एक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर रहे हैं, उसका नाम हिटलर रख रहे हैं। बगल के राज्य में मान लीजिए कर्नाटका में जो आरएसएस जिसके प्रेरणा पुरुष हैं हिटलर, वहां उसके नियमन की बात हो रही है। तो अब इस कंट्राडिक्टरी बात को कैसे समझा जाए? इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा, उस पर राहुल गांधी का कोई इस पे बयान नहीं आया, इस पर्टिकुलर मसले पर। आमतौर पे बोलते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर मसले पर कोई बयान नहीं आया। तो इसको कैसे समझा? ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, या राज्य के हिसाब से टैक्टिकली लग रहा है कि कर्नाटका की कुछ और जरूरत है और तेलंगाना की कुछ और जरूरत है, उस हिसाब से इसको मूव कराया जा रहा है। तो मैं तो इसको ऐसे ही देख पा रहा हूं। जी अखिलेश जी। जी देखिए, दो बातें कही इन्होंने। एक तो आरएसएस पे जो जानकारियां मांगेंगे उस पे, और उन्होंने एक अडानी का और एक सावरकर का जिक्र किया। तो सावरकर के जिक्र के बारे में क्या कहना है, उनके परपोते ही बता रहे हैं। जो आरोप लगते थे, जो लोग विपक्ष के लोग बोलते थे या जो बातें आती थी, उन सब चीजों को सावरकर के परपोते खुद ही स्वीकार रहे हैं। तो ये तो जो बोलते हैं ना कि उल्टे पड़ गया, तो अब उसमें आगे क्या बताना है। दूसरी बात, जो ये बता रहे हैं कि आरएसएस का जो पत्र दिया गया है या जो उसके बारे में बात की गई है, तो वो तो देखिए, ये तो अभी शुरुआत है और ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सरकारों के दायरे में आता है। किसी राजनीतिक दल के दायरे में तो राजनीतिक रूप से विचार विमर्श या आरोप प्रत्यारोप लगा जा सकता है, पूछा जा सकता है, राजनीतिक रूप से पूछा जा सकता है। लेकिन वैधानिक कानूनी व्यवस्था के अनुरूप तो कोई सरकार ही पूछ सकती हो, या प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो। एक प्रदेश सरकार ने पूछा है, शुरुआत तो हुई। अभी तक तो कोई, किन्हीं जो भी कारण हो, वो शुरुआत ही नहीं हुई थी। अब शुरुआत हुई तो बात तो मंजिल तक जाएगी। अब अभी तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये धीरे 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 ये संविधान, अपना जो संविधान कानून का जो प्रक्रिया होती है, थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो अपने दायरे के अनुरूप सब कुछ करता जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो कानून और संविधान करेगा इसमें। अब ये कोई सोचे कि ये बात अब यहीं खत्म हो जाएगी, तो खत्म होके नहीं रहेगी। और तीसरी बात जो इन्होंने कहा, आरएसएस करता हिंदू राज। देखिए, मोहन भागवत जी का, आरएसएस के लोगों का किसी का भी बयान आप सुनिए, हर बयान कंट्रोडिक्टरी आता है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी वही कई बार बोले हैं कि कोई ये सोचे कि इस्लाम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब उनकी बातों का हम नहीं उसमें बहुत जिक्र करना चाहते। कानूनी पहलू जो है, वो कानूनी पहलू की एक शुरुआत हुई है, जो जरूरी भी था आज के परिप्रेक्ष्य में। और उन्हें यदि इस तरह से कार्य करना है, तो ये बताने में आपत्ति क्या है भाई? सब बता देना चाहिए, सब कर लेना चाहिए। नहीं किए तो अब कर ले। नियम से, संविधान के और हमारे विधि विधान से, नियमावलियों से ऊपर तो कोई हिंदुस्तान में नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए रोक है, वो नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ने आज तक नहीं किया है नियमों का पालन अनुसरण, तो आगे कर लें। वो ये तो कह नहीं रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कहिए कि हमने हाँ ये नहीं किया, ये अब हम करने जा रहे हैं, हम कर लेंगे, करिए। तो कानून के दायरे में तो सबको आना पड़ेगा। ये कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, ये तय मानिए। और भी एक सरकार पूछ रही है, देखते चलिए, धीरे धीरे और सरकारें पूछेंगी। कभी केंद्र में की भी सरकार आएगी ऐसी पूछने वाली, वो भी दिन आएगा, जल्दी ही आएगा। राहुल जी बता ही चुके हैं कि 1 साल ही चलेगी शायद दिल्ली की सरकार, बहुत होगा तो 29 से पूछा जाएगा। क्योंकि अब एक नियम की, प्रसंग की चर्चा शुरू हुई है, तो अब वो नियम का काम तो नियम करेगा ही, उसके तहत तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, उसके दायरे में तो आना ही पड़ेगा। इससे आप कह के नहीं बच सकते कि ये सनातन धर्म का भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं है,
हम क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं? विवेक जी, आपने अपने सहयोगी, आपके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, उनके प्रवक्ता का बयान सुना। सवाल फिर वही उठ रहा है ना कि भाई ये जो कांग्रेस ने जो सवाल पूछा है, कांग्रेस के मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उससे आपकी पार्टी कितना सहमत है? और अभी 29 तो दूर, अगर 27 में आप लोग की सरकार आ गई तो क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में भी सवाल ही पूछेंगे? नहीं, देखिए, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि देर करती आते आते, चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो आरएसएस को एक वॉकओवर दिया या उसको एक सामयिक दृष्टि से जो उसको एक सहूलियत दी, आरएसएस ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वास्तव में आज सनातन धर्म पे टिप्पणी करके मोहन भागवत जी ने अपने मानसिक विकलांगता का परिचय स्वयं दे दिया। उम्र के एक पड़ाव पे आ जाती है, मानसिक विकलांगता होती है उनके, जो अभी आदरणीय अखिलेश जी कह रहे थे कि इस तरह की मानसिक विकलांगता का परिचय वो अक्सर देते रहते हैं, कभी सनातन पे, कभी धर्म ग्रंथों की समीक्षा को लेकर के, कभी अनर्गल टिप्पणियों के माध्यम से, कभी इस्लाम को लेकर के। तो उनकी कोई लीक स्पष्ट नहीं है। और सनातन को जिस तरह से उन्होंने आलोचित किया है, देखिए, वर्तमान सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में योगी कालखंड, केंद्र का मोदी कालखंड और मातृ संस्था, इन दोनों की जो बौद्धिक संस्था है आरएसएस, उसका भागवत कालखंड, इसमें जितना सनातन को हानि हुई है, इसमें जितना सनातन का अपमान हुआ है, धर्माचार्यों का जितना अपमान हुआ है, उतना इतिहास के किसी कालखंड में भारत की सांस्कृतिक विरासत पे न कुठाराघात हुआ है, न प्रहार हुआ। एक बात। दूसरी बात, सनातन धर्म कोई कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। यह स्वपोषित, नैसर्गिक रूप से विकसित एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा है जिसका आप कालखंड ही पता नहीं कर सकते। लेकिन हेगड़ेवार जी ने जिस तरह से आरएसएस को शुरू किया और उसमें जिस तरह से बाकायदा उनके सुनने कांग्रेस के थे, कांग्रेस से आके आरएसएस शुरू किए। नहीं, वो जहां से भी आए, क्योंकि वो जब कांग्रेस से चले गए तो कांग्रेस के बाहर हो गए वो, उसमें कांग्रेस को लाने का कोई औचित्य नहीं है। अब उसमें देखिए, आरएसएस एक संगठित संस्था है, पदाधिकारी है, शाखाएं हैं, निर्णय प्रक्रिया है, उसका संगठनात्मक ढांचा है, उसकी वित्तीय लेन देन होती है, वित्तीय उनका कार्यालय, बाकायदा उनका मुख्यालय बना हुआ है, बहुत बड़े कहीं ना कहीं फंडेड अमाउंट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरएसएस को विदेश से चंदा नहीं मिलता, मैंने तो कहा 10 साल का अपना बुक ऑफ अकाउंट जो है वो सार्वजनिक रूप से जारी कर दे, आरएसएस एफिडेविट दे दे इस देश के सरकार को, अभी कर्नाटक सरकार को दे दे कि हमको विदेश से सहायता नहीं मिलती है। अगर विदेश से आप चंदे ले रहे हैं तो जो फेमा का जो कानून है, जो आपको विदेशी चंदे का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बिना आप चंदे भी कैसे ले रहे हैं? आरएसएस इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता है कि विदेशों से चंदे नहीं आते उसके पास। आरएसएस का कोई आदमी नहीं है तो बीजेपी का आदमी होता, मुझसे जवाब पूछता। अरे, आरएसएस का कोई आदमी होता तो अभी आपको वो धर्मद्रोही आरएसएस घोषित कर देता, वो अभी आपको धर्मद्रोही घोषित कर देता हो। आप लोगों से सवाल है कि एक बिंदु और उठाया है प्रियंक खड़गे जी ने। उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री को दी जा रही है, गृह मंत्री को दी जा रही है, उसी लेवल की सुरक्षा मोहन भागवत को किसके कहने पे दी जा रही है और उसका खर्च कौन उठा रहा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है भाई। क्या मतलब ये भाई केंद्र सरकार सुरक्षा देती, कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा उस पर दी गई होगी सुरक्षा, अब सुरक्षा पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? इस देश में सुरक्षा का हाल बड़ा बुरा है। प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या हुआ था सुरक्षा मिलने के बाद भी, तो सुरक्षा सरकार देती इसीलिए है कि कभी किसी को भी वो असुरक्षित करने का एहसास दिला सके। अखिलेश जी, ये जो सुरक्षा वाला मुद्दा उठाया है प्रियंक खड़गे जी ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा कि शायद वो ये कह रहे हैं कि हम तो कोई सरकारी सुविधा अनुदान नहीं लेते हैं, तो हमें किस बात का रजिस्ट्रेशन। ये बात पत्रकार ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा था, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उन्होंने उसके जवाब में, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जो सबसे टॉप सिक्योरिटी कवर है, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया जी भी नहीं आते हैं, वो 5 लोगों के पास है, वो सुरक्षा उनको मिली है। इतनी लंबी चौड़ी सुरक्षा है, लाखों करोड़ों महीने का उसका खर्चा है, तो वो भी तो सरकारी खर्चे पे तो है ना, उनके ऊपर सरकारी धन खर्च हो रहा है। उसके जवाब में संभवतः उन्होंने ये बात कही, जैसा मैंने छोटा सा एक क्लिप देखा था, तो यही रहा होगा। सरकारी सुविधाएं तो ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, एएसएल हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा उनका रोड ब्लॉक किया जाता है, ट्रैफिक रोक की जाती है, दर्जनों गाड़ियां सिक्योरिटी में लगी रहती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लेवल का जो सुरक्षा है, Z+ से ऊपर, SPG से ऊपर, इस टाइप का कुछ एक नई सुरक्षा बनी है जिसमें 5 लोग ही हैं कवर्ड, उसमें वो कवर्ड है। तो क्या है भाई, सरकार का फंड तो उनके ऊपर खर्च हो रहा है रे,
तो ये आप कैसे हाँ, कह ये सकते हैं आरोप तो कि इसलिए यह आरोप तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि भाई सरकारी फंड, वो आरएसएस को कह रहे हैं आरएसएस को सरकारी फंड नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा पे सरकारी पैसा तो खर्च हो रहा है। मनीष जी देखिए, इसमें ये जो है, जो बड़ी बात आ रही है कि मोहन भागवत को राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अरे ज्यादा भाई, सुरक्षा। दिल्ली में जो उनका ऑफिस बना है वो कितने हजार सैकड़ों करोड़ का है। अरे भाई, तो इसमें तो आपको सवाल आप तो लोग नहीं, उठाना है ना, हम नहीं लोग थोड़ी नहीं उठा नहीं, रहे हैं, सवाल आप लोग उठाएंगे। हम दूसरी बात कर रहे हैं। तो जब हाँ। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पैन बताएंगे, अकाउंट डिटेल देंगे, पैसा तो कोई कोई उनके कार्यकर्ता चंदा दिए होंगे, लेकिन उसका फिर एक बुक मेंटेन होगा ना भारत के संविधान के अनुरूप। तो वही सब तो पूछा है खड़गे जी ने, वो तो करना पड़ेगा कि आप इतने बड़े बड़े, इतनी गाड़ियां पे सब चल रहे हैं, हर जिलों में उनके प्रचारक हैं, अब तो विधानसभा लेवल पे हैं उनके पास मैक्सिमम प्रचारकों। अब थोड़े बड़े प्रचारकों के पास तो सुरक्षा है, गनर है, कई गनर है, इस टाइप के हैं, अच्छी खासी गाड़ियां उनके पास है। तो जब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है इतना लंबा चौड़ा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, शिविर होते हैं, तो पैसे तो लगते ही हैं। माना कि लोग सुरक्षा से आपके लोग ही देते होंगे, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे है कि भाई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा सुरक्षा मोहन भागवत को क्यों दी जा रही है? जिस परिवार ने मतलब उग्रवादी हमलों में 2-2 लोगों को खोया है, उसकी सुरक्षा में भाई मोहन भागवत और की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रियंका राहुल की सुरक्षा उस लेवल की नहीं दी जा रही है? ये तो बड़ा सवाल है। सर ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस तरह की सरकार है, जिस तरह का वो रिजीम है, ये कह लीजिए कि फासिस्ट रिजीम है, जो इस दौर में हम सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं, सारी परंपराओं को बदल रहे हैं। सारा जो विपक्ष को लेकर के जो नजरिया है, उसको तो वो तो कह रहे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। तो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को क्यों देंगे जेड श्रेणी पर जो है? वो तो कह रहे हैं ना, अभी बंगाल में कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष को शून्य करेंगे। तो पूरे वो अभी तमाम क्षेत्रीय जो दायरे हैं, उनकी पार्टियां हैं, उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो उनको खतरे में डालेंगे तभी तो उनको राजनीति के मोर्चे पे भी खतरे में डालना है, राजमशीनरी के मोर्चे पे भी खतरे में डालना है, उनको भारी असुरक्षा बोध में ले जाना है। वो बराबर एक उसमें रहें, एक असुरक्षा बोध में रहें। सारे काले कानूनों का प्रयोग कहाँ हो रहा है? विपक्ष पे ही तो हो रहा है। तो एक मैं ये कह रहा था कि इसको लेकर के बात ये है कि आरएसएस के प्रति मान लीजिए इस समय एक नैरेटिव बना है देश में, एंटी अडानी, एंटी आरएसएस, एक कह लीजिए माने कारपोरेट विरोधी, आरएसएस विरोधी। अभी के दौर में एक माहौल बना है। सावरकर पे आमतौर पे विपक्ष नहीं बोला करता था, इंदिरा गांधी जी भी उतना नहीं बोलती थी, लेकिन राहुल गांधी ने बोला उस पे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पे एक पिन पॉइंट प्रोग्राम जो होना चाहिए वो दिखना चाहिए, वो पॉलिटिकल नैरेटिव में आना चाहिए, वो केवल सरकारों का मसला नहीं बनना चाहिए। वो नैरेटिव बनाना चाहिए अपनी मास में भी, अपने जनता में भी, कि क्यों इसको प्रतिबंधित करना जरूरी है। आरएसएस किस तरह से देश के संविधान के लिए खतरा है, कैसे वो दीमक की तरह चाट रहा है पूरे देश को, सारी राज मशीनरी को अपने संगठन में तब्दील कर रहा है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वो अपने जुडिशरी को, चुनाव आयोग को निजी संगठन में तब्दील कर रहा है, सारी नौकरशाही में, सेना में, जगह जगह घुस रहा है। और घुस रहा है किस लिए घुस रहा है? कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र में बदल देना है, उसको ठीक ठीक कहिए तो एक अपर कास्ट हेजेमोनी में, मनुस्मृति वाले राष्ट्र में बदल देना। ये बात तो जनता में आप व्यापक नैरेटिव ले जाना पड़ेगा, जनमत भी तो तैयार करना होता है, केवल राज्य तो कर नहीं सकता है। अरे सर, नैरेटिव हम लोग नहीं बना सकते हैं, हमारा काम नैरेटिव बनाना नहीं है। आरएसएस ये काम जो है कांग्रेस का है। खैर, चूंकि अखिलेश जी बहुत कम समय के लिए पीछे जुड़े हैं, एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, कल राहुल गांधी जी कोटा में जा रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए, ये बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन आपको लगता नहीं थोड़ा देर कर दिए? आप लोग हर बात में कुछ, नीट का एग्जाम है के जो 17 जून को, आप लोगों को हर बात में जो एक बैलेंसिंग दिखाने का जो स्वभाव आ गया ना, ये बहुत घातक है कि अपने आप को बैलेंसिंग दिखाने का जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट जा रहे हैं। नहीं, मीडिया का एक रुख हो गया है कि थोड़ा बैलेंस। हम तो यूट्यूब चलाते हैं। अरे आप सुन तो लीजिए, जो भी चलाते हैं, जो भी चलाना हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे पत्रकारों की बात कर रहे हैं। देखिए, कौन सबसे पहले या सबसे ज्यादा कौन लड़ाई लड़ रहा है इस नौजवानों के भविष्य को जो बीजेपी बर्बाद कर रही है? कांग्रेस लड़ रही है।
राहुल जी लड़ रहे हैं, शुरू से बोला जा रहा है न मुसलमान खतरे में न हिंदुस्तान खतरे में है, सिर्फ नौजवान इस देश का खतरे में है, सिर्फ नौजवान खतरे में है। जो बच्चा 2014 में 18 साल का था, आज वो 30 साल का हो गया 30 साल और का हो गया। उसे नौकरी पाने की, हम ये नहीं करें जितने लोग परीक्षा में बैठते हैं सब नौकरी पाते हैं, लेकिन एक अवसर तो मिलता है ना। आप उसको अवसर से भी वंचित रखे, वो तो अब सरकारी नौकरी पाने का हकदार भी नहीं रहा। 30 साल की उम्र, एक पूरी जनरेशन आपने बर्बाद कर दी। और कौन लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो, सबके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम अभी ये लोग ले रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं, सब वहीं से क्यों निकले हैं? नागपुर घराने वाले या बीजेपी के ये लोग क्यों उसमें सब मिल रहे हैं? उन सब पे कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहे हैं? उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं? आप याद करिए, यूपी में जो सबसे पहला पर्चा लीक हुआ था, एक प्रतापगढ़ के किस बीजेपी के किसी नेता, ओएसडी कोई थे, इलाहाबाद के जो एसएसपी ने पोल खोला था, उसका ट्रांसफर हो गया था उस समय, बहुत सबसे पहला वाला। तो ये नौजवानों, मैं बार बार कहता हूं, राहुल जी भी कहते हैं, जिस देश में नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, ये मानिए कि उस देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल नहीं रह जाता है। ये नौजवान ही इस देश के भावी देश हैं, भावी देश के निर्माता हैं, देश के भावी खेवनहार हैं। आप इनमें कुंठा, हताशा, बेरोजगारी, निराशा भर रहे हैं। किसी जगह एग्जाम देने जाइए, देखिए कैसे ट्रेन में ऑक्सीजन की कमी से इतना लोग बैठ के आ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। अब 400 किलोमीटर सेंटर दूर लगा दे रहे हो, 1000 पोस्ट पे लाखों लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सर ये पद तो आबादी रिक्त है। देश की बढ़ी हुई है, आप 125, 30, 40 करोड़ की आबादी है, तो ये सब तो होगा ही सर। ठीक है, फिर अच्छा है, फिर क्यों आप बहस कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं नहीं, ये तो जो मूर्खता का उदाहरण देते हैं सत्तारूढ़ दल वाले, बीजेपी वाले, उसी तरह का बात मैं हुई। उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। सुने, मेरा कहने का देखिए मतलब है 22 तारीख को नीट का री एग्जाम है, या तो राहुल जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, राहुल जी जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बस भाई टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, 5 दिन बाद नीट एक का से री सुन एग्जाम लीजिए, है। आप उठाते रहिए सवाल। इस देश के समस्त नेताओं की जिम्मेदारी है इन नौजवानों के साथ खड़े हों, वो हमारे देश के भविष्य हैं। उनके साथ जुर्म जाति, उनके अवसरों का जो हानि हो रही है, उनसे जो वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके कंधे से कंधे मिला करके उसके साथ उनके लिए लड़ने की जरूरत है। इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन कर दिए, 3 कोचिंग बंद हो गए। ये क्या भाई? लड़के अपनी मांग नहीं रख सकते, बच्चे अपनी मांग नहीं, कोचिंग बंद कर देंगे आप? तो ये आज जो चल रहा तानाशाही, इसके लिए नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, और जो खड़ा होगा वही आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये नौजवान हैं। आप इनको हल्के में ना लें। आप इनके जो अवसरों को खत्म कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इनके भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं, और सिर्फ आप सोचते हैं कि हम बिना इनके अपना राजपाट कर लेंगे, तो नौजवानों का गुस्सा भारी पड़ता है। ये पहले वोटर हैं, ये बहुत जबरदस्त। जब भविष्य तुम बर्बाद करोगे तो उनमें एक भावना ये ना, ऐसी सरकार चुनो कि जो हमारे हित को तो कम से कम ध्यान में रखे। सरकारी पद रिक्त हैं, उन रिक्तों पे आप भर्ती नहीं करोगे, एक बोलोगे कि हम विश्व गुरु हैं, एक परीक्षा सही नहीं करा पा रहे हो, बता रहा हूं एयरफोर्स पर्चा ले जाएगा। अब पर्चा ले जाने के लिए तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में एयरफोर्स को लगाना पड़ रहा है। पर्चा आउट कहां से हो रहा है? अब प्राइवेट सेक्टर वालों को पर्चा छापने को दे रहे हो, जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उनके यहाँ से लीक हो रहा, कहां उसका उनको पता है कि कैसे सब लीक हो रहा है, लेकिन उन्हें बताना नहीं है, गोल गोल घुमाना है। जो मंत्री हैं, किसी के इस राज्य में बताया गया, बीजेपी के राज्य में, कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, यहाँ हम लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। मंत्री जी ही करके गद्दी पे बने हैं। जो कोई भी मंत्री हो, उसका अपना देख लीजिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, चाहे विदेश मंत्री, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे तेल मंत्री हो, जो भी हो, देख लीजिए।
चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, वो तो दिन भर एथेनॉल पे बताते रहते हैं, सड़क के बारे में बताइए नहीं करेंगे, टोल के बारे में बताइए नहीं करेंगे, दिन रात एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। तो जैसा लग रहा है एथेनॉल मंत्री हो गए हो। नहीं सर, देखिए उसमें तो लोगों के साथ इतना धोखा हो रहा है पेट्रोल के बारे में, उससे बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर राहुल जी जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के और नेताओं को लेके भी जाते, थोड़ा लगता है कि पूरा देखिए छिद्रा निवेशन आप कर लीजिए, करते रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो और लोगों को किसी ने जाने पे अपना कार्यक्रम करने को रोका है क्या? कोई इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम तो है नहीं कि हम लोग सब लोग चलें। कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, बाकी लोग भी करें, किसने रोका है? आप पूछिए कि बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल पूछिए सबसे। आप पूछेंगे राहुल गांधी लेके जाए, नहीं ये जो माइंड सेट है ना आप लोगों का था, तो ये हमारा भाई माइंड सेट, हमने अरे आप देखा कि सवाल ही वही पूछ रहे हैं, आप सवाल राहुल और अखिलेश में साथ आए, आपने 10 साल बाद मोदी को हरा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, तो जब ये कार्यक्रम कोई ज्वाइंट नहीं है ना, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो कांग्रेस जाएगी, कोई इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट कार्यक्रम तो है नहीं। तो बाकी लोगों से पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जा रहे? हर बात में तो राहुल जी ये कह रहे हैं तब लेट जा रहे हैं, जा रहे हैं तो सबको लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे भाई कोई कर रहा है, कहिए कि और लोग भी करें, सब लोग जुटे हैं और बल दें हमारे नौजवानों को। अखिलेश जी नाराज हो जा रहे हैं भाई। विवेक जी नाराज हम नहीं हो रहे हैं, हम नाराज नहीं हो रहे, हम तथ्य की और तर्क की बात करते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन का गठबंधन होता तब हम कहते आइए सब लोग चलें। अब समाजवादी पार्टी कोई कार्यक्रम कर रही है और आप कहें अखिलेश जी आप अपना कर रहे हैं, राहुल जी को क्यों नहीं बुलाया? तो ये कौन सी तर्क हुआ भाई? अरे वो अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहा है, अगर करेंगे, करते रहते हैं, हर दल अपना करता रहता है। तो दलों के कार्यक्रम में साझा कार्यक्रम नहीं ना हो रहा है, कोई साझा होगा तो उसमें सब चलेंगे। मुझे लगता है विवेक जी कि युवाओं के मामले में जिस तरह से युवा बहुत नाराज है, और 18 से 30 साल के युवा ने इंडिया गठबंधन को 2024 में 43 सीटें दिलाई थी। हमने भीड़ देखी थी कन्नौज में, हमने भीड़ देखी थी फूलपुर में, हमने बनारस में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 40 सीटें नहीं मिलेगी। ये बात मैंने फरवरी में भी कही थी, फरवरी में तब कही थी मैंने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश बॉर्डर में आई थी, तब मैंने ये बात कही थी। तब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लोग तमाम तरह की धमकियां भी दे रहे थे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जब युवा इतने नाराज है तो कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां पे इंडिया गठबंधन ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, वहां अखिलेश जी और राहुल जी को साथ साथ जाना चाहिए युवाओं से बात करने के लिए, चाहे वो राजस्थान का युवा हो, चाहे दिल्ली का युवा हो, चाहे यूपी का युवा हो, बिहार का युवा है तो भारत का युवा। इसमें कौन सी गलत बात मैंने कह दी? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख चेहरे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, और दोनों ही अपनी व्यस्तता या अपने समय के अनुसार समय समय पे जो भी नियोजित कार्यक्रम करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि इंडिया गठबंधन के उठाए हुए मुद्दों को सार्थक रूप से सार्थक करते हुए, उन मुद्दों को जीवित रखते हुए, जनता के आक्रोश को फेस करते हुए, झेलते हुए, बाकायदा उनके सवालों का जवाब देना, जो कि दायित्व सरकार का है, लेकिन सरकार उन दायित्वों से पीछे भागती है और मुद्दों से बचने के लिए कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी नमाज, कभी अजान जैसे शब्दों के भावनात्मक व्यवहारिक प्रारूप के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। तो अगर आदरणीय राहुल गांधी जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसका प्रभाव या उसका उद्देश्य इंडिया गठबंधन के विपरीत है। उसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, बड़ा राज्य है, बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा देश है, हम कहीं ना कहीं हर जगह पे जिसकी जो क्षमता है वो अपने अनुसार कार्यक्रम भी करता है, लेकिन संदेश एक होता है कि इंडिया गठबंधन के संचालन में ये कार्यक्रम का प्रारूप तय किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी देखिए कोई बंटवारा नहीं है हमारा। आदरणीय राहुल गांधी जी कोई उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं तो हमारी मौन सहमति ही सही, हमारी मौन अभिव्यक्ति सही, हमारा मौन समर्थन ही सही, लेकिन समर्थन होता है उस कार्यक्रम को। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, आज मुद्दा ये है, होना बहुत प्रमुख मुद्दा होना चाहिए कि युवाओं का जो आक्रोश है, अगर बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, जिस तरह से नेट की परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, दिल्ली में परीक्षा के पर्चे लीक हो जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, जो जिम्मेदारी मोदी जी की थी, जो जिम्मेदारी भाजपा के बड़े नेताओं की थी कि वो जाते बच्चों के बीच में बैठते, कुर्सी लगा करके सड़क पे बैठ जाते, उन पूरे टाउन के बीच में जहां पे सारे कोचिंग्स हैं, और ओपन फोरम में बच्चों के सवालों को फेस करते। नहीं हिम्मत है, क्योंकि अपने बच्चों को विदेश भेज रखा है। हमारे पुराने मित्र हैं अखिलेश जी, 20 साल पुराने मित्र हैं, नाराज हो गए।
मेरा ये नाराज कहना नहीं होते है भाई, 22 हम तर्कों पे बात करते हैं, हम नाराज नहीं होते हैं। अरे सुन तो आपको लीजिए, नहीं 22 नहीं, जून जो को नीट एक का सेकंड सुन एग्जाम है। लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। अगर हम हाँ तर्क से बात कर रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं, तो आपको नाराजगी लगती है। यही नहीं गलत, नहीं, यही गलत अप्रोच है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह नहीं रहा ये हूँ गलत 22 जून को अप्रोच है। नीट का री एग्जाम है। 22 जून को नीट का री एग्जाम है। बहुत सारे छात्र छात्राएं कोटा में रह के री एग्जाम देने जाएंगे, और राहुल जी 17 तारीख को ये शुरुआत कर रहे हैं। इसको 22 के बाद भी कर सकते थे, बस सिंपल सी बात ही थी, और कोई बात नहीं थी। नहीं, क्योंकि लेकिन कोई बाध्यता ये बात सच है कि नहीं है ना अगर कि बच्चों को आना ही है भाई। अगर जो बिस्वाई ने ये बात ना उठाई होती, विपक्ष के नेताओं ने इसको ट्वीट नहीं किया होता जब पेपर लीक के आरोप लगे थे, उसके ऐसा बाद बताइए, ऐसा सीबीएसई ने इस बताइए, एग्जाम को कैंसिल किया था। हाँ बोलिए। क्या कोई ऐसा फरमान है क्या कि वहाँ हमारी सरकार है कि सारे बच्चों को परीक्षा की तैयारी छोड़ के हमारे पास आना है? हम फिजिकली जाके अपना पार्टी का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देखिए, ये हल्का मुद्दा नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की बहुत तारीख बड़ा में। मुद्दा है, ये पेपर लीक होना ये देश के हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है भाई। हमारे देश के नौनिहालों के भविष्य का मुद्दा है। बिल्कुल सही मैंने है। आपसे कहा जिस देश के भविष्य, नौजवानों का भविष्य जहां अंधकारमय हो जाएगा, उस देश के लिए भी आगे बड़ी समस्याएं होंगी। तो इसलिए विवेक जी, ये नौजवान बेहतर रहेंगे, बेहतर काम करेंगे, बेहतर अवसर मिलेगा, ये देश और मजबूत होगा। कोई ये सोचे कि हम नौजवानों को इस देश के विकास से, इस देश के सिस्टम से दूर करके देश को मजबूत बना लेंगे और अपने सरकार से काम करा लेंगे, अपने सरकार दोबारा पालेंगे, तो ये गलतफहमी है। यही भविष्य है देश के। जो भी हुआ है इस देश में, जितनी भी क्रांतियां हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति रही हो, चाहे जो भी हो, ये नौजवान ही करते हैं, अवसर देती है सरकारें। लेकिन ये नौजवानों ने सब कुछ बनाया। एक अवसर मिला टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, इस देश के नौजवानों ने दुनिया में झंडा गाड़ दिया। राजीव गांधी ने अवसर दिया था कि ये मैन पावर नहीं, माइंड पावर है। नौजवानों ने झंडा गाड़ दिया ना। बात कर रहे हैं, जिस नहीं, युवा अवसर ने मिला बोला ना, है, अवसर दिया उन्होंने। जिसको दूरदर्शन के एंकर पाकिस्तानी बता रहे थे। 17 साल का लड़का हुआ है, देख लीजिए, इतनी बड़ी सरकार के सिस्टम को उसने हिला कर रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी बात दमदारी से रखी। वो एक नौजवानी है, 17-18 साल का बच्चा। आंखें खुल जानी चाहिए भाजपाइयों और संघियों को कि देखो हमारे देश के नौजवान में कितनी क्षमता है। एक नौजवान न हिला, न डिगा, न डरा, न संकोच किया, क्योंकि उसके पास सत्य था, तथ्य था। वो हर जगह अखंड अटूट खड़ा रहा और उसे सफलता मिली, सब लोग उसकी बात को स्वीकारे। तो ऐसे नौनिहालों से हमारा देश भरा पड़ा है। इन नौजवानों को सलूट है, और ये नौजवान ही देश के भविष्य हैं, और इन नौजवानों के भविष्य को संभालना, संवारना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। ये बात अलग है कि बीजेपी अपने इस धर्म को या किसी भी धर्म को नहीं निभा रही। विवेक जी, नहीं, एक सवाल और, एक बात और समझनी पड़ेगी कि क्या गारंटी कि उस दिन भी पेपर लीक नहीं होगा। बच्चों की प्री काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। आदरणीय राहुल गांधी जी अगर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए, उनको सकारात्मक रूप से सृजित कर रखने के लिए, और उनको ये उद्देश्य देने के लिए कि अगर दोबारा इस तरह की घटना घटती है तो आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस बात की संचेतना, जो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार तो फेस करने से डर रही है बच्चों को। अरे आपको मालूम है, माँ बाप कर्ज ले रहे हैं इन कोचिंगों में पढ़ाने के लिए। इस देश अरे सर, हम लोग भी मध्यम परिवार से हम लोग बखूबी जानते हैं कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को पढ़ाने में, आज के दौर में बीटेक करवाने में, किस तरह से पे शीट पे अगर बच्चा पढ़ने लगा तो 2 बच्चे बिना पढ़े रह जाते हैं। कोटा में कोचिंग के लिए जो भेजते हैं, मालूम 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया कोचिंग की फीस होती है, और जो है बाप जमीन बेच रहा है। पेपर लीक होगा तो टलेगा। मेरा अपना भतीजा नीट की तैयारी कोटा से कर रहा है सर। मेरा अपना भतीजा, सगा भतीजा कोटा से तैयारी कर रहा है। मैं बखूबी जानता हूँ उस दर्द को भी, उस अपराध बोध को भी महसूस करता हूँ कि एक अक्षम परिवार में पूरी तरह से सक्षम अगर आप आर्थिक रूप से नहीं है तो किस तरह की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारी स्थिति से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने बच्चों का मनोबल बनाए रखने के लिए, उनको सकारात्मक रखने के लिए, क्योंकि देखिए ये तो सरकार ऐसी है जिसके न घर परिवार की कोई जिम्मेदारी से इनको सरोकार नहीं है। कोई बच्चा अगर किसी का कोई गलत कदम उठा रहा है
काउंसलिंग तक बच्चों की नहीं करवाई है सर। काउंसलिंग के निर्देश तक किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दिए गए कि बच्चों को सकारात्मक रखो। और बच्चों ने आत्महत्या की क्या जिम्मेदारी तय हुई बताइए? जिसके परिवार का वंश उजड़ गया, उस बच्चे के परिवार से मिलने तक नहीं गए भाजपाई। आप बात कर रहे हैं कि ये उसी समय क्यों हो रहा है? उसी समय करना चाहिए। क्या गारंटी की परीक्षा उस दिन पर्चे लीक नहीं हो जाएंगे? मेरा सवाल कुछ और था। अखिलेश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मुझे थोड़ा आपसे बात हुई थी समय का, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अखिलेश जी, आपने अपने व्यस्त में से कुछ समय हमारे लिए निकाला।